हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2011 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की है। पिछले वीडियो में मैंने 2018 वाले पेपर के क्वेश्चन लिए थे। आज जो वीडियो में लेकर आई हूँ इसमें मैंने 2020 वाले क्वेश्चन लिए हैं। यानी ये जो पेपर है ये आपका जनवरी 2020 में हुआ था। तो ये उसी पेपर के क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसकी पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। प्राइमरी वाले सभी पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवा चुकी हूँ और अब मैंने जूनियर वाले पेपर की शुरुआत कर दी है। तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? पहला विकल्प है गोलमैन, दूसरा है स्पीयरमैन, तीसरा है जॉन मेयर और चौथा है गार्डनर। तो बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया है और सन 1983 में इन्होंने प्रतिपादन किया था इसका। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह है डी विकल्प, गार्डनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी याद रखिएगा इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। पहला है पढ़ने वर्तनी में, दूसरा है व्यक्त करने में, तीसरा है खड़े होने में और चौथा है बोलने में। तो डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है और इसमें क्या कठिनाई होती है? पढ़ने में या वर्तनी में कठिनाई होती है। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? नहीं का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। पहला विकल्प है बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और चौथा है शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। अब पूछा गया है कि शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है। तो शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है ये पूछा गया है। तो निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना ये शिक्षक की भूमिका नहीं है, बल्कि निःशक्त बच्चों पर भी ध्यान देना है, उन पर तो विशेष रूप से ध्यान देना है। समावेशी का मतलब ही यही है, सभी को समान समझना है और उसी के अनुसार सभी को शिक्षित करना है। इसमें पूछा गया था कि शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो बी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए पहला विकल्प है हतोत्साहित करना चाहिए, दूसरा है प्रेरित करना चाहिए, तीसरा है रोक देना चाहिए और चौथा है अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, ताकि आपको भी तो पता चले कि जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे ध्यान से सुनेंगे तो उनके मन में प्रश्न भी उठेंगे और उन प्रश्नों के उत्तर शिक्षक को देने पड़ेंगे और शिक्षक का ये कर्तव्य है कि बच्चे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनके उत्तर जरूर देने चाहिए। तो बी विकल्प आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जो प्रश्नोत्तर विधि है वह किसने दी है? तो सुकरात ने दी है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। पहला है शारीरिक विकास से, दूसरा है सामाजिक विकास से, तीसरा है भावात्मक विकास से और चौथा है नैतिक विकास से। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है। पहला है गर्भावस्था से, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था से और चौथा है शैशवावस्था से। तो मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। पहला विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा यह जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। तो पहला विकल्प है इस प्रश्न का उत्तर, गर्भावस्था से। अगला प्रश्न देखते हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। पहला है E.L. थार्नडाइक, दूसरा है B.F. स्किनर, तीसरा है R.M. गेने और चौथा है I.P. पावलोव। तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं।
तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, R.M. गेने। अब थार्नडाइक की पुस्तक पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। स्किनर की पुस्तक पूछ ली जाए तो द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, और पावलो की पुस्तक पूछ ली जाए तो कंडीशनड रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशनड। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? पहला है जर्सील्ड, दूसरा है स्टेनले हॉल, तीसरा है सिम्पसन और चौथा है क्रो एंड क्रो। तो ये जो कथन है ये स्टेनले हॉल का है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। आंधी तूफान की अवस्था भी इन्होंने कहा है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्सील्ड ने क्या कहा है ये भी जान लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति वाले अवस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। और सिम्पसन, ब्लेयर और जोन्स के विचार क्या है कि किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में आरंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। तो ये भी साथ में याद रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? पहला है 36 मिनट, दूसरा है 40 मिनट, तीसरा है 45 मिनट और चौथा है 30 मिनट। तो सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट लगते हैं। भारतीय प्रतिमान में कुल समय पूछा गया है, 36 मिनट का समय लगता है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। पाठ योजना निर्माण में 6 मिनट, शिक्षण में 6 मिनट, प्रतिपुष्टि या पोषण में 6 मिनट, पुनः पाठ योजना निर्माण में 6 मिनट, पुनः शिक्षण में 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि में 6 मिनट। तो कुल 36 मिनट का समय लगता है। पहला विकल्प उत्तर है। अगला प्रश्न है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? पहला है गेट्स व अन्य, दूसरा है हालिंगवर्थ, तीसरा है रॉस और चौथा है स्किनर। तो ये जो कथन है ये रॉस का है। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। सीखने में पठार की परिभाषा रॉस ने इस प्रकार दी है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। सी विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, पहला विकल्प है बच्चे को दंड देना चाहिए, दूसरा है बच्चे को नजरअंदाज करना चाहिए, तीसरा है बच्चे को परामर्श देना चाहिए और चौथा है बच्चे को तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। तो यदि कोई शिक्षक कक्षा में एक ऐसा समस्यात्मक बालक पाता है, यानी एक ऐसा छात्र पाता है जो समस्यात्मक बालक के रूप में है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। सी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बच्चे को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए शिक्षक को। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। पहला है शैक्षिक संस्थानों के विकास से, दूसरा है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, तीसरा है छात्रों के वृत्तिक विकास से और चौथा है छात्रों के मानसिक विकास से। तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। ये किससे संबंधित है? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के रुचि और अवधान से, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से, छात्रों की क्रियाशीलता आदि से संबंधित हैं। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल, नाटक, निबंध प्रतियोगिता, शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि क्रियाएं आती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? पहला है कोहलर, दूसरा है स्किनर, तीसरा है बी.एस. ब्लूम और चौथा है थार्नडाइक। तो किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? बी.एस. ब्लूम ने। सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। बी.एस. ब्लूम और उनके सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों का प्रस्तुतिकरण किया था। ये भी साथ में याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। पहला है बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, दूसरा है बालक का विद्यालय न जाना, तीसरा है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना और चौथा है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना।
तो अवरोधन का तात्पर्य पूछा गया है। तो किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये अवरोधन का तात्पर्य होता है। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? पहला है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, दूसरा है प्रस्तावना कौशल, तीसरा है समापन कौशल और चौथा है प्रदर्शन कौशल। तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है किसमें आता है? प्रस्तावना कौशल में। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। प्रस्तावना कौशल के घटक कौन कौन से हैं? पूर्व ज्ञान से संबंध और प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति व शैक्षिक साधनों का चयन, प्रश्नों में तारतम्यता, उद्दीपन प्रभाव। तो ये भी याद रखिए, बी विकल्प इसमें उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए, यानी हमें करना है मिलान, फिर बताना है कौन सा विकल्प सही है। लिखा है एनिमल इंटेलिजेंस। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि ये जो पुस्तक है ये थार्नडाइक की है। तो ए का हो गया तीसरा। अब ए का तीसरा सिर्फ डी विकल्प में लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो उत्तर है वह डी विकल्प हो जाएगा। इस तरीके से भी हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पुनर्बलन की अनुसूची, तो ये स्किनर की है। सबको मिला देते हैं। सारगर्भता का नियम, गेस्टाल्ट और अनुकूलन पियाजे। जब कभी भी आपको 1-2 मिलान ही आए और आप और जो मिलान है यदि आपको समझ में ना आए तो विकल्प को काट कर भी आप अपना उत्तर निकाल सकते हैं। इस तरीके से भी हम उत्तरों को निकाल लेते हैं। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है वह आपका डी विकल्प है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला है अंतःक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है एकीकरण का सिद्धांत, तीसरा है अंतः संबंध का सिद्धांत और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। डी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। अंतः संबंध का सिद्धांत क्या है, इन सब के बारे में भी जान लीजिए। बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है, तो ये अंतः संबंध का सिद्धांत कहलाता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या है? तो विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित होती है। विभिन्न अंगों के एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है, ये एकीकरण का सिद्धांत है। और अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या है? बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है, तो ये कहलाता है अंतःक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पर विसर्गें लगी हुई हैं, जो यहाँ पर टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर अंतः, यहाँ ता के बाद विसर्गें लगी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई? पहला विकल्प है 86वें संशोधन, दूसरा है 25वें संशोधन, तीसरा है 52वें संशोधन और चौथा है 22वें संशोधन। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो ये है 86वां संविधान संशोधन। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। तो ये आपको याद रखना है। और इस अनुच्छेद के अनुसार 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है 86वें संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। पहला विकल्प है मैकडूगल, दूसरा है अब्राहम मैस्लो, तीसरा है सिम्पसन और चौथा है विलियम जेम्स। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। पहला है मैकडूगल, दूसरा है अब्राहम मैस्लो, तीसरा है सिम्पसन और चौथा है विलियम जेम्स। तो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया मैकडूगल ने। कब किया? 1908 में किया। पहला विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा।
उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो कोल और ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताया है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, बाल्यावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधगम है, यह किसने कहा? पहला है वुडवर्थ, दूसरा है गिलफोर्ड, तीसरा है स्किनर और चौथा है क्रो एंड क्रो। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधगम है, ये कहा है गिलफोर्ड ने। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। वुडवर्थ ने क्या कहा है, इनका कथन क्या है? तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधगम करने की प्रक्रिया है। स्किनर ने क्या कहा है? अधगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है? आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो ये भी साथ में याद रखिएगा, इसमें आपका भी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी हमें मिलान करना है, तो मिलान वाले प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं एक दो। तो इसमें मिलान चलिए करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प आपका सही है। लिखा है ब्रूनर, तो इन्हें मिला देंगे चौथे से, संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। तो जिसमें ए का चौथा है वही रखते हैं, बाकी विकल्प हटाते हैं, दो विकल्प बचते हैं अपने पास। चलिए और मिलाकर देखते हैं। लिखा है आसुवेल, तो आसुवेल को मिला देंगे तीसरे से, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। उसके बाद गिलेजर, तो गिलेजर को मिलाएंगे पहले से, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और गार्डन को मिलाएंगे साइनेक्टिकस शिक्षण प्रतिमान। तो इस क्रम में आप देखते हैं आपका पहला विकल्प उत्तर होता है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, पहला है आंकड़ा संग्रहण, दूसरा है समस्या की पहचान, तीसरा है परिकल्पना का परीक्षण और चौथा है परिकल्पना का निर्माण। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण पूछा गया है, तो समस्या की पहचान। समस्या का समाधान तो हम तभी कर पाएंगे जब हमें समस्या के बारे में पता होगा। तो समस्या समाधान का प्रथम चरण समस्या की पहचान ही है। बे विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, उसके बाद परिकल्पना का निर्माण किया जाता है, फिर तथ्यों संकलन या आंकड़ा संग्रहण, व्यवस्थापन तथा विश्लेषण किया जाता है और परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण अंत में किया जाता है। तो ये भी याद रखिए, इसमें आपका भी विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब, पहला विकल्प है पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, दूसरा है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा, तीसरा है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी और चौथा है शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? तो प्रभावशाली तब होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोचालक पक्षों का विकास होगा। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। शिक्षा बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? पहला है सामान्यीकरण, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है प्रस्तुतिकरण और चौथा है तैयारी। तो स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में उभयनिष्ठ सोपान है प्रस्तुतिकरण। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, प्रेजेंटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? पहला है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है सूझ का सिद्धांत और चौथा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, पूछा जा रहा है। तो इसमें जो आपका उत्तर है वह है डी विकल्प, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत।
इसे पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं। डी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? पहला है आंत प्रज्ञ अवस्था, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, तीसरा है संकेतात्मक व्यवस्था और चौथा है क्रियात्मक अवस्था। तो इसमें आपका पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा आंत प्रज्ञ अवस्था। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है पूछा गया था, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। तो ये तीनों अवस्थाएं भी आपको याद रखनी है। और जीन पियाजे द्वारा बताई गई संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वो 4 अवस्थाएं हैं, तो ये भी याद रखिएगा, 4 भागों में बांटा है। तो हमें सही क्रम बताना है। जो 5 प्रतिमान शिक्षण प्रतिमान में जो 5 पद बताए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन हमें इनका सही क्रम बताना है। तो इनका जो क्रम होगा, पहले आएगा आपका खोज, ये पहले नंबर पर आएगा। तो जिसमें दूसरा पहले नंबर पर लिखा है वही रखते हैं, बाकी हटाते हैं। 2 विकल्प आपके कट गए। उसके बाद आएगा आपका प्रस्तुतिकरण, ये दूसरे नंबर पर आएगा। उसके बाद आएगा चौथा आत्मीकरण, तीसरे नंबर पर। उसके बाद आएगा तीसरा संगठन या व्यवस्था, और उसके बाद ये जो वाचन और अभिव्यक्तिकरण है ये सही लिखा हुआ है, ये 5वें नंबर पर ही आएगा। यानी कि आप देखेंगे कि आपका जो विकल्प सही है वह है बी विकल्प। पहले आएगा दूसरा, उसके बाद आएगा पहला, फिर आएगा चौथा, फिर आएगा तीसरा, फिर आएगा 5वां। बी विकल्प इसमें आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? पहला है अनुमूल्यन, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है बोध और चौथा है ज्ञान। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से जो संबंधित नहीं है वह है अनुमूल्यन, पहला विकल्प उत्तर हो जाएगा। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है: ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधगम का वक्र नहीं है? पहला है नतोदर, दूसरा है मिश्रित, तीसरा है लंबवत और चौथा है उन्नतोदर। उन्नतोदर होगा, यहाँ पर 2 ना बनेंगे, उन्नतोदर। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वह होगा सी विकल्प, लंबवत। सी विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। लंबवत इसमें शामिल नहीं होता। तो इसमें सी विकल्प आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये पेपर था 2020 वाला, यानी जनवरी 2020 में ये परीक्षा संपन्न करवाई गई थी। तो ये सीडीपी के 2020 वाले पेपर के क्वेश्चन थे। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ, सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।